हेलो एवरीवन। हम इस क्लास के अंदर एनसीईआरटी कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे प्रूफ के साथ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कुछ एग्जांपल के साथ यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं आपको साथ में बुक लिस्ट के पेज भी दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, और कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी प्रीलिम्स और मेंस के अंदर। और साथ ही हम पूरी जो कंप्लीट बुक लिस्ट है हमारी एनसीईआरटी की वो भी देखेंगे, क्या आपको 6 से लेकर 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी को पढ़ना है, नोट्स बनाना है या नहीं, वो पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आप क्लास को एंड तक देखना, आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन देखेंगे वो हम देखेंगे यूपीएससी एग्जाम के पूछे गए कुछ 2024 और 25 के अंदर, और कुछ क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले भी एक दो क्लास में करवाए हैं जो कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे गए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर है डी, एक महिला की गर्भधारण आयु यानी चाइल्ड बेयरिंग एज के अंत तक उसमें जन्मे जीवित बच्चे की औसत संख्या से। तो यहाँ पे देखिए, प्रजनन दर का अर्थ बच्चा पैदा कर सकने की आयु, जो आमतौर पर 15 से 49 वर्ष के बीच में मानी जाती है, वाली प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। लेकिन ऊपर चर्चित जन्म तथा मृत्यु दरों की तरह ही है भी अशोधित रहती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका पूरा यहाँ पे इस पैरा के अंदर दिया गया है, और ये बुक है आपकी इंडियन जो सोसाइटी है 12th क्लास की, इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज पढ़ते हैं, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूपीएससी 2024 के अंदर प्रीलिम्स के अंदर। आप यूआईक्यू देख लेना, और दिखाता हूँ आपको, देखना आपको सच में ये मैंने पहले भी करवाया है कि एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, और फिर से आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर ही जियोग्राफी से। उपयुक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद है? यहाँ पे जो मलबे होते हैं, राख, धूल, नाइट्रोजन यौगिक और सल्फर यौगिक। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारा फिजिकल जियोग्राफी की जो एनसीईआरटी है हमारी, उसके अंदर आपका जो चैप्टर दिया गया उसके अंदर ये पूरा का पूरा एक पैरा के अंदर आपका ज्वालामुखी, यहाँ पे देखिए आप, जो हमारे ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचते हैं। और ये क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में यहाँ पे क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन शामिल होते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर इस पैरा के अंदर दिया गया है, जो आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी है फिजिकल जियोग्राफी की, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। और इससे पहले मैंने आपको 2024 के क्वेश्चन करवाए थे कि एनसीईआरटी से कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2025 में 3 क्वेश्चन आए थे, वो भी मैंने आपको दिखाए थे कैसे डायरेक्ट पूछे गए। लेकिन ये क्वेश्चन वहां छूट गया था 2024 वाले में, मैंने नहीं करवाया, तो यहाँ पे ऐड किया है मैंने फिर से एक बार। तो ये भी आपका एनसीईआरटी से। और देखते हैं चलो, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये भी जियोग्राफी का है कि यह किस प्रकार की जलवायु है? तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न है। वर्ष भर वर्षण होता है, वर्षण में भिन्नता 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ये आपका एनसीईआरटी बुक है, वही आपकी 11th क्लास की फिजिकल जियोग्राफी। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो आपका समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु है उसके अंदर दिया गया कि वर्षण वार्षिक और दैनिक तापांतर कम पाया जाता है, जो कि पहला यहाँ पे ऑप्शन, और वर्षण साल भर होती रहती है, वर्षण साल भर होती रहती है, ये आपका सेकंड। लेकिन ये सर्दियों में अधिक होती है, वर्षण 50 से 250 सेंटीमीटर के बीच घटती बढ़ती रहती है। ये यहाँ पे आपका तीसरी जो ऑप्शन है उसका आंसर, यानी पूरा पैरा आपका एक पैरा यहाँ पे सेम यहाँ पे आपको दे रखा है यूपीएससी। और भी देखते हैं चलो, ये देखिए आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री प्रारंभिक भारत का परिचय, वहां से पूछा गया कि चीनी तीर्थयात्री फिरौन ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ये आपका क्वेश्चन जो एनसीईआरटी आपकी न्यू एनसीईआरटी वहां से पूछा गया था इस पैरा से आपका। ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के चंद्रगुप्त के समय चीन यात्री फाहियान भारत आया था यहाँ पे, तो इसके समय चंद्रगुप्त के समय यहाँ पे आया था, तो इसका आंसर बी होगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये भी आपका जो फिजिकल जियोग्राफी की एनसीईआरटी है वहां से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय विस्थापन की घटना की साक्ष्य है? और ये आपका यहाँ पे मैंने पेज ऐड कर रखा है, और ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाए हैं आपके। तो ये महासागरों और महाद्वीपों का वितरण जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के अंदर आपके 3 क्वेश्चन करवाए थे, वहां पे मैंने आपको ये करवाए थे, तो ये भी यहाँ पे पूछा है। मैंने इस क्लास के अंदर सिर्फ आपके एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिए कि हाँ एनसीईआरटी से कैसे डायरेक्ट हर एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ये नहीं कि सिर्फ फिजिकल जियोग्राफी की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, जो इंडियन सोसाइटी की है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी की है, इकोनॉमी की है, लेकिन 6 से 12 तक की है या नहीं वो हम देखने वाले हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखाया। और पहले वाली जो यूट्यूब क्लास है वो देखना आप, जहाँ पे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए 2024 में 25 में, वो सारे मैंने करवाए हैं, तो वहां से आप देखना। अब आपको अगर आप 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या 27 के लिए, तो आपने 26 के लिए कर रहे हैं तो आपने एनसीईआरटी पढ़ ली होगी और आप बेसिक क्लियर होगा, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो यहाँ पे कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं करी है,
तो वो यहाँ पे अभी भी स्टार्ट करके अपना क्लियर कर सकते हैं। लेकिन वही सिलेबस को 1 साल का समय चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे हवा में बात नहीं करेंगे कि अभी आप स्टार्ट करके प्रीलिम्स 2026 का एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि बेसिक क्लियर होना चाहिए पहले एनसीईआरटी, फिर रेफरेंस बुक, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर हिम्मत है तो 2026 वाले भी यहाँ पे देख रहे हैं साथ में, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन 2027 या 28 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ते वक्त क्या गलतियां नहीं करनी है। आप प्रिपरेशन स्टार्टिंग कर रहे हो तो व्हाट नॉट टू डू, आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले ध्यान से सुना, रीड क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी बुक। तो क्या आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ना होता है? तो यहाँ पे नहीं, नो, आपको नहीं पढ़नी है 6 से लेकर 12 क्लास तक की एनसीईआरटी, चाहे आपके पास कितना भी समय क्यों ना हो। लेकिन आप अपना समय एनसीईआरटी पढ़ने में ही बर्बाद मत करना, क्योंकि आगे रेफरेंस बुक भी बहुत काफ़ी सारी होती है, आंसर राइटिंग भी करनी होती है। बट यहाँ पे आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है वो हम देखें, क्योंकि काफ़ी सारी ये कहते हैं कि आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ो, तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है, लगभग 40-45 एनसीईआरटी है, तो वहाँ पर इतना समय लगेगा कि आप एनसीईआरटी में ही रह जाओगे। तो सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, नो। नेक्स्ट, मेकिंग नोट्स ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। क्या एनसीईआरटी बुक्स के नोट्स बनाना जरूरी है, या फिर सारी एनसीईआरटी के नोट्स बनाने चाहिए, या कुछ एनसीईआरटी के नोट्स? तो नहीं, आपको सारी जो कंप्लीट एनसीईआरटी है उनके नोट्स नहीं बनाना है कि आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी के नोट्स बनाने बैठो। लेकिन कुछ एनसीईआरटी, जैसे आपकी जियोग्राफी की एनसीईआरटी है, फिजिकल जियोग्राफी की, इंडियन जियोग्राफी की एनसीईआरटी, वहां से आप नोट्स बना सकते हो। अदरवाइज आपको नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं एनसीईआरटी की, क्योंकि आपको रेफरेंस बुक भी पढ़नी होती है। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, ना कि आप बुक लीड है उनके आप नोट्स बनाने बैठो। टेकिंग अलॉट ऑफ टाइम टू कवर, कितने टाइम में कवर करनी, ये नहीं कि आप 1 महीने तक सिर्फ एक एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो, ये गलत है आपका तरीका। आप ये करो कि आपके पास 2 या 3 महीने हैं तो एनसीईआरटी को कंप्लीट कर दो, जितनी भी आपकी एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको। तो ये कुछ गलतियां नहीं करनी है आपको। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी कौन कौन सी सिर्फ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है वही देखेंगे हम। ये नहीं कि हम 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी देखने वाले। पढ़ने को पढ़ सकते हो, आपके पास समय है, आपको लग रहा है कि हाँ रिक्वायरमेंट है तो आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज जो एनसीईआरटी है, क्योंकि ये स्किप कर सकते हो जो पीछे वाली एनसीईआरटी है। बाकी आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको ही पढ़ना, क्योंकि वहाँ से आपके जो चीज़ें हैं वो रिपीट होती है। आगे की जो एनसीईआरटी होती है 11th-12th की, तो फिर वो रिपीट करने का आपका है नहीं फायदा वहाँ पे। आप ये इससे अच्छा कि यहाँ पे रिवाइज कर लो, चीज़ों को रिविजन कर लो अच्छे से। तो सबसे पहले एनसीईआरटी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी, ये है आपकी प्राचीन भारत की एनसीईआरटी, जो कि आपकी आर.एस. शर्मा की एनसीईआरटी है, जो कि आर.एस. शर्मा की एनसीईआरटी है ये आपकी। और इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। यहाँ पे जो भी एनसीईआरटी हम देख रहे हैं वो प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए होगी, क्योंकि बेसिक से आप पढ़ रहे हो तो आपका बेसिक क्लियर होगा, तो ही आप वही होगा कि आप अपनी रेफरेंस बुक पढ़ पाओगे। तो ये आपकी प्री मेंस दोनों के काम की है। प्राचीन भारत ये ओल्ड एनसीईआरटी है। अब सबसे बड़ा सवाल कि न्यू एनसीईआरटी भी आती है, आपको पता है न्यू एनसीईआरटी भी आती है, और इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि न्यू पढ़े तो आपने अगर कौन सी भी एनसीईआरटी ले रखी हो, चाहे ओल्ड वाली या न्यू वाली, उनमें से जो भी आपके पास अभी चेंज नहीं करनी है, पढ़ते रहो। लेकिन नहीं लिए तो आप ये ओल्ड एनसीईआरटी ले लेना। और अगर आपको वैसे नहीं लेनी है एनसीईआरटी तो टेलीग्राम पर सारी जो एनसीईआरटी है वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप कमेंट करके भी यहाँ पे बता देना, सारी जो कंप्लीट एनसीईआरटी है वहाँ पीडीएफ के रूप में पढ़ सकते हो। तो इनमें कोई ये नहीं है कि आपको खरीदना ही जरूरी है एनसीईआरटी, क्योंकि काफ़ी महंगी होती है। तो पहली एनसीईआरटी आपको ओल्ड एनसीईआरटी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी है मेडिवल हिस्ट्री की, ये भी ओल्ड एनसीईआरटी है आपकी, जो कि आपकी सतीश चंद्रा की है। ये इसमें भी आप अगर ले रखी है तो जो पढ़ते रहो, लेकिन नहीं है तो ओल्ड एनसीईआरटी ले सकते हो, या फिर वही आप टेलीग्राम से पीडीएफ के रूप में पढ़ सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स मेंस में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपका दिखाया वो न्यू एनसीईआरटी से था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो न्यू हो या ओल्ड, क्वेश्चन तो डायरेक्ट बनते ही है। नेक्स्ट एनसीईआरटी है आपकी आर्ट एंड कल्चर की, पार्ट फर्स्ट है आपका, जो कि 11th क्लास की, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के लिए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में एक एनसीईआरटी, इसका पार्ट सेकंड भी आता है, पढ़ने को पढ़ सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड को आप स्किप कर सकते हो, लेने की जरूरत है नहीं आपको ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट है वहीं से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपकी जियोग्राफी की मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, तो 11th क्लास की। अगर आप यहाँ पे चाहो तो आप 6 से लेकर 12 तक की इस यहाँ पे पढ़ सकते हो, लेकिन वही आपकी 11th में फिर से रिपीट होगी वही चीज़ें। लेकिन अगर बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो 6 से लेकर पढ़ सकते हो आप। अदरवाइज आपकी भारत का भौतिक पर्यावरण 11th क्लास की, और भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2025 के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2024 में यहाँ से
5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे डायरेक्ट, और ऐसे ही मेंस के अंदर भी पूछे जाते हैं। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी भारत का भौतिक पर्यावरण। बेसिक से पढ़नी है तो 6 से लेकर 12 तक की, और नहीं तो आप ये 2 एनसीईआरटी पढ़ सकते हो यहाँ पे, और पीडीएफ वही आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। नेक्स्ट आपकी पॉलिटी के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी है, 6 से लेकर 12 तक की कंप्लीट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी आप स्किप कर सकते हो 10th क्लास तक की। ये 11th की राजनीतिक सिद्धांत और आपकी भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, 2 एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वही आपकी चीज़ें, क्योंकि हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो वही रिपीट होती है वापस आपकी इन्हीं बुक से, लेकिन थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाते हैं, यहाँ से बेसिक क्लियर हो जाता है। इसलिए दोनों एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। और एक एनसीईआरटी हो रहा है पॉलिटी की आपकी, जो कि 12th क्लास की एनसीईआरटी है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो मेंस है पेपर, उसके अंदर जीएस फर्स्ट, जिसमें स्वतंत्र भारत में राजनीति आपका टॉपिक दे रखा है, जहाँ से हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए आपकी मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एनसीईआरटी, स्किप मत करना 12th क्लास की। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स के लिए, यह है 11th क्लास की एनसीईआरटी आपकी, इकोनॉमी की भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपके। प्रीलिम्स में आपको पता है कि जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं वो बजट से, या आपके जो बेसिक है आपके, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, जीडीपी होगी, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मेंस के लिए यहाँ पे आप देखना उठा के इंपॉर्टेंट है, जैसे भूमि सुधार वाला आपका टॉपिक है मेंस के अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। तो 11th क्लास की एक ये एनसीईआरटी है, और एक एनसीईआरटी हो रहा है आपकी समशिष्ट अर्थशास्त्र एक परिचय, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी है वैसे, क्योंकि इसमें बैंकिंग वाले चैप्टर है आपके, बेसिक जीडीपी वगैरह यहाँ पे दे रखा है। तो ये एनसीईआरटी एक पढ़नी है, और एक एनसीईआरटी और आती है, उसको आप स्किप कर सकते हो, बाकी ये 2 एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, 11th क्लास की और 12th क्लास की। उसके बाद इन्वायरमेंट के लिए जीव विज्ञान की बायोलॉजी की बुक है 12th क्लास की, 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक है, लेकिन इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उनको जो सिलेक्टेड चैप्टर है उनको ही पढ़ना है, कंप्लीट बुक को नहीं पढ़ना है, कोई काम की नहीं है, स्किप कर सकते हो बाकी जो आपके चैप्टर है उनको। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दिए गए उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और मेंस के लिए थोड़ा इन्वायरमेंट वाले में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो अन्य यहाँ पे टेलीग्राम पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि कौन कौन से यहाँ पे आपको टॉपिक पढ़ने हैं जीव विज्ञान की बुक में से, तो कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है नहीं। इसीलिए आप इनकी कुछ बुक्स ऐसी है जिनकी आप पीडीएफ में पढ़ सकते हो, आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप इससे आपको जैसे सिलेक्टेड ही पढ़ना है, तो ये पूरी बुक लेने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी के लिए। इंडियन सोसाइटी के लिए 12th क्लास की 2 एनसीईआरटी आती है, लेकिन आप ये भारतीय समाज एनसीईआरटी जरूर लेना, क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अभी आपको मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिखाया था, जो फर्टिलिटी रेट होता है, उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया, वो इसी बुक से पूछा गया, आपका जो आपका सेकंड चैप्टर है उससे पूछा गया था फर्टिलिटी रेट के बारे में। और मेंस में भी यहाँ से, क्योंकि आपका जो सोसाइटी वाला पोर्शन है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके इंडियन सोसाइटी। तो ये बुक आपकी बेसिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बुक ले सकते हो, बाकी आप सेकंड बुक मत लेना, वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर पढ़ना चाहो तो उसकी सेकंड बुक के आप जो ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक है उसके अंदर दिया गया है सेकंड बुक के अंदर, वो पढ़ सकते हो, जो पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। तो ये आपकी पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी बुक है भारतीय समाज की, ये इंडियन सोसाइटी के लिए 12th क्लास की, और सेकंड आपकी जीव विज्ञान की 12th क्लास की इन्वायरमेंट के लिए, और तीसरी बुक आपकी इकोनॉमिक्स की 12th क्लास की एनसीईआरटी, और चौथी बुक है आपकी यहाँ पे 11th क्लास की इकोनॉमिक्स के लिए, और ये पांचवी बुक आपकी 12th क्लास की पॉलिटी, और ये 2 बुक यहाँ पे पॉलिटी के लिए आपकी 11th क्लास की। और जियोग्राफी की आप 6 से लेकर 12th तक की पढ़ सकते हो, अगर बेसिक्स नहीं समझ आ रहे हैं आपको, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। 6 to 10th तक की जो एनसीईआरटी है और 12th वाली भी आप स्किप कर सकते हो यहाँ पे। बट वही मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पे 2 एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, और एक 12th क्लास की भी एनसीईआरटी है, वो इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, तो वो भी आप पढ़ लेना, पीडीएफ उसकी डाउनलोड करके लेने की जरूरत नहीं। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि यहाँ से तो डायरेक्ट आपको पता ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक है आर्ट एंड कल्चर की पार्ट फर्स्ट, सिर्फ एन इंट्रोडक्शन एंड आर्ट पार्ट फर्स्ट, ये आप पढ़ सकते हो। और ये आपकी मध्यकालीन की यहाँ पे 3 बुक्स आती है, ये एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, लेकिन आप मॉडर्न वाली स्किप कर सकते हो, एनसीईआरटी है वो, क्योंकि यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जो आधुनिक भारत के लिए जो हम बुक पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम वाली, तो वहाँ पर सब कुछ वही चीज़ें दी गई है। तो ये आपको जो 3 बुक आती है आपकी, एक तो है आपकी जो ओल्ड एनसीईआरटी एंशिएंट प्राचीन भारत, जो कि मैंने बताया आपकी आर एस शर्मा की, उसके बाद सतीश चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी मेडिवल की, एक आती है मॉडर्न की बिपिन चंद्रा की आती है आपकी, वो आप स्किप कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम बुक पढ़ेंगे अपने तो उसके अंदर सब कुछ दिया गया है, तो यहाँ पे बेसिक की जरूरत है नहीं। तो ये आपकी एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट, और इन पूरी बुक लिस्ट की आपकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे, जो कि AV स्टडी IAS अकेडमी लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे, तो वहाँ से आप देखकर
PDF डाउनलोड कर सकते हो। सारी कंप्लीट बुक लिस्ट लेने की जरूरत है नहीं। और NCERT से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, बुक लिस्ट से रिलेटेड या अन्य। अगर 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप NCERT को कवर करो, बट वही है, अगर आप अभी भी 1 महीने के अंदर NCERT और रेफरेंस बुक करते हो तो भी आपका जो 2026 का प्रीलिम्स है उसको कर सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई 2027 और 28, क्योंकि बेसिक्स अच्छे से होना चाहिए। सबसे पहले NCERT है जो हमारी अच्छे से करनी होती है, इसीलिए। तो ये पूरी NCERT थी। और पहले वाली क्लास भी आप देखना जहाँ पर मैंने आपको NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछे गए वो करवाए।